और आप लोगों का ये जो जज्बा है यहाँ पे बैठने का, यही उत्साह बढ़ा रहा है इस समाज का। क्योंकि लगातार अपने समाज में जो सामाजिक लैक, जो सामाजिक खाई हमारे आपके कम्युनिकेशन में, हमारे आपके संप्रेषण में उत्पन्न हो रहा है, वो कहीं ना कहीं हमारे आपके बिखराव के ही वजह से है। साथियों, मैं बहुत ज्यादा समय आप लोगों का नहीं लूंगा। मैं कम से कम समय में अपनी बात समाप्त करने का प्रयास करूंगा। मैं अपनी बात कहूं इससे पहले, आज इस कार्यक्रम का जो आयोजक मंडली है, हम उन सभी भाइयों का आभार धन्यवाद व्यक्त करते हैं। और हमारे मंच पे इस कार्यक्रम के प्रारंभ से लगे हुए अपनी साहित्यिक, बहुजन साहित्यिक कला के माध्यम से बहुजन समाज को जागृत करने का जो कार्य यहाँ पे हमारे कला बंधु कर रहे हैं, मैं इनका भी वंदन, अभिनंदन और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। साथियों, हम भारत के SC, ST, OBC और मिनोरिटी अर्थात मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों को सैकड़ों वर्षों से जिस व्यवस्था ने, जिस मनुवादी व्यवस्था ने सैकड़ों वर्षों से हमें अछूत गुलाम बना के रखा और हमारे ऊपर अन्याय और अत्याचार किया, उस व्यवस्था के विरुद्ध में हमारे समाज के कई महापुरुषों, कई वीर वीरंगनाओं ने आंदोलन किए, संघर्ष किए, जिसके बदौलत आज हमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आज़ादी मिली है। और उसी के बदौलत हम यहाँ पे बैठे हैं, बोल रहे हैं और अपनी बातों को एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं। चाहे वह आंदोलन तथागत महामानव गौतम बुद्ध जी का हो, चाहे वह आंदोलन पेरियार ललई सिंह यादव जी का हो, चाहे वह आंदोलन रामस्वरूप वर्मा जी का हो, चाहे वह आंदोलन ज्योतिराव फूले जी का हो, सावित्रीबाई फूले जी का हो, फातिमा शेख जी का हो, या साहू जी महाराज का हो, या विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का हो, या आगे चल के मान्यवर कांसीराम बहुजनों के नायक का आंदोलन हो। इन समस्त बहुजन समाज के महापुरुषों के बदौलत, संघर्ष के बदौलत ही आज हमारे आपके तन पे अच्छे कपड़े, हमें आपको खाने के लिए अच्छे भोजन, हमें आपको चलने के लिए अच्छे वाहन उपलब्ध हो पाए हैं। लेकिन दुख का विषय यह है साथियों, सुख सुविधाएं जैसे जैसे हमारे समाज में बढ़ने लगी, वैसे वैसे हमारा समाज अंधविश्वास की ओर बढ़ने लगा, वैसे वैसे हमारा समाज दलाली की ओर बढ़ने लगा, वैसे वैसे हमारा समाज अपने समाज के प्रति गद्दारी की ओर बढ़ने लगा। साथियों, आज से लगभग कई वर्ष पहले सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता में हमारे आपके मूल निवासी बहुजन समाज के पास बड़े बड़े मकान, बड़े बड़े घर हुआ करते थे, अच्छी सुख सुविधाएं हुआ करती थी। उसका प्रमाण आज एक हमारे आपके अवधि गीत के माध्यम से हमें देखने को साक्ष्य मिलता है। हमारी माताएं यहाँ पे बैठी हुई हैं, इनको बेहतर जानकारी होगी। ये लोग गाना गाया करती थी कि सोने की थाली में जेवना परोसो, गाया करती थी ना, सोने की थाली में जेवना परोसो। यह वास्तविक बात है कि हमारे समाज में सोने की थालियां हुआ करती थी, खाने के लिए अच्छे अच्छे पकवान हुआ करते थे। लेकिन आज हमारे समाज में सोने की थाली की बात तो बड़ी दूर की है, हमारे समाज को खाने के लिए निवाला भी नहीं नसीब होता है साथियों। यह उस समय से आज के समय में परिवर्तन है, लेकिन हमारे लोग इस परिवर्तन को नहीं देख रहे हैं। हमारे लोग यह जो हमारी नेगेटिविटी की ओर परिवर्तन हुआ है, हमारा समाज जो खाई में जा रहा है, इसको नहीं ध्यान देते हैं, जबकि वो सब लोग आनंद लेते हैं। कैसे, एक अंग्रेजी में कहावत है, स्लैव्स एंजॉयिंग इन स्लेवरी। इसका अर्थ होता है गुलामी में आनंद। हमारे लोग आज गुलामी में आनंद है। किस प्रकार से गुलाम है? चाहे वह धार्मिक स्तर पे गुलाम हो, राजनीतिक स्तर पे गुलाम हो, शैक्षणिक स्तर पे गुलाम हो, मजदूरी में गुलाम हो, हर एक पायदान पे दुश्मन आज हमें गुलाम बना के रखा है। साथियों, ये जो गुलामी है,
हमारे लोगों को लगता है गुलामी का अर्थ है जब तक पैरों में हमारी बेड़ियां ना पड़े, जब तक हाथों में हमारी जंजीर ना पड़े, तब तक गुलामी उनको दिखती नहीं। तो मैं इसको एक उदाहरण से समझाना चाहता हूं किस प्रकार से हम लोग गुलाम हैं। साथियों, एक व्यक्ति होता है, उसके पास एक तोता होता है और उस तोते को एक पिंजरे में रखा था। उस तोते को एक पिंजरे में रखा होता है और वह पिंजरा काफी पुराना होता है, उसमें जंग लगा होता है। करीबन 5 या 2-3 साल तक उस पिंजरे को कभी खोलता नहीं हुआ व्यक्ति, लेकिन एक दिन सोचता है क्यों ना इस पिंजरे को खोल दिया जाए और इसको सफा कर दिया जाए और तोते को बाहर निकाल दिया जाए। पिंजरा व्यक्ति खोलता है, तोते को बाहर निकालता है। बाहर निकालने के बाद पिंजरे पे पेंट लेपित करता है, पिंजरे को सफा करता है। तब तक तोता उड़ के थोड़ा पास के पेड़ पे बैठता है और तब तक वो व्यक्ति उस पिंजरे को सफा करता है और फिर तोते को उठा करके पुनः पिंजरे में डाल देता है और फिर से ताला बंद कर देता है उस पिंजरे का। लेकिन तोता क्या सोचता है, अरे वाह, अब तो मजा ही आ गया। पहले तो कितना गंदा पिंजरा था, लेकिन अब देखो हमारे लिए नया पिंजरा ला दिया गया है, हमारे लिए सोने की कटोरी भी रख दी गई है इस पिंजरे में, खाने के लिए अच्छे भोजन भी रख दिया गया है। ठीक वैसा ही आज का हमारा समाज बन चुका है साथियों। इसको समझ में नहीं आ रहा है हम गुलाम किस प्रकार से हैं, इसको नहीं समझ में आ रहा। ठीक वैसे तोता ही हो गया है हमारा साथियों। तोता पहले भी पिंजरे में था जब पिंजरा गंदा था, पिंजरे में जंग लगा था। तोता अब भी पिंजरा में है जब पिंजरा को सफा कर दिया गया है। लेकिन तोते की मानसिक स्थिति बदल चुकी है, वह सोच रहा है अब की स्थिति ठीक है। साथियों, ठीक ही वैसा हमारा समाज सोच रहा है आज की स्थिति में। उसकी सोच बदलना होगा, उसको एक ऐसे चश्मे की जरूरत है जिससे वो अपने दोस्त और दुश्मन की पहचान कर सके। साथियों, यह मंच का बस एक ही ऐसा उद्देश्य है कि इस मंच के माध्यम से महापुरुषों की जयंतियों के माध्यम को आधार बना के हम अपने समाज को आजादी की तरफ ले चलें, हम अपने समाज में दोस्त दुश्मन की पहचान करा सकें। इसलिए ऐसे कार्यक्रम को करना आवश्यक है, क्योंकि हमारे समाज के लोगों के पास साथियों एहसास नहीं होता। आप लोग देखते होंगे गांव के लोगों में इतिहास और एहसास मर चुका है। जिसके पास इतिहास नहीं होगा भविष्य का निर्माण नहीं कर पाएगा, जिसके पास एहसास नहीं होगा वर्तमान की स्थिति में कितना लथाड़ा जा रहा है, इस चीज को कल्पना कर सकता है साथियों। इसलिए इस समाज को सही इतिहास एहसास की जरूरत है। एहसास क्या है? छुआछूत, ऊंच नीच, अपदृश्यता की भावना जो है ये एहसास है। इतिहास क्या है? जो इस मंच के माध्यम से सही इतिहास बताया जाए। साथियों, आज भारत देश में जो चारों पिलर हैं, जो चारों स्तंभ हैं देश को चला रहे हैं, उसमें से जो महत्वपूर्ण सबसे है मीडिया आज पूरी तरीके से बिक चुकी है। टेलीविजन बिक चुके हैं, न्यूज़पेपर अखबार बिक चुके हैं। लेकिन हमारे लोग समाज में आने का काम नहीं कर रहे हैं, ऐसी सभाओं में बैठने का काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि अगर संविधान के बदौलत उनको नौकरियां मिल गई हैं, उनको वेतन मिल रहा है, तो वो उस वेतन से अपनी सुख सुविधा उठाते हैं और टीवी बीवी में मस्त रहते हैं। टीवी का एक फ्रेम होता है साथियों, उस फ्रेम के बाहर व्यक्ति नहीं देखता है जब तक टीवी के सामने बैठता है और उस टीवी में क्या दिखाया जा रहा है, उस समाचार में क्या दिखाया जा रहा है, ना तो उस पर आप विरोध कर सकते हो, ना तो अपनी सहमति जता सकते हो। अर्थात आपको बांध के रखा हुआ है और हमारे लोग उसी को सत्य मान लेते हैं। सबसे बड़ी समस्या है मीडिया के माध्यम से हमारे छोटे छोटे बच्चे, हमारी माताएं बहनों को गुलाम बनाया जा रहा है। उनको समझ में नहीं आ रहा है किस प्रकार से गुलाम बनाया जा रहा है। एक कार्यक्रम चलता है टीवियों पे, हमने देखा है छोटी बहू बड़ी बहू, छोटी बहू बड़ी बहू का कार्यक्रम चलता है। हमारी माताएं बहनें दिन भर लगी बैठी रहती हैं उसी के सामने। उसमें दिखाया क्या जाता है कि एक सासू माँ होती है, उनकी 2 बहुएं होती है, एक छोटी बहू एक बड़ी बहू होती है, जिसमें से बड़ी बहू जो होती है काफी धार्मिक होती है, संस्कारी होती है, लेकिन अशिक्षित।
छोटी बहू मॉडल होती है, वो जानकार होती है, एजुकेटेड होती है, उसके पास शिक्षा रहता है। तो इसमें करेक्टर क्या है, चरित्र किस प्रकार से दिखाया गया है कि जो छोटी बहू होती है वो सुबह सुबह अच्छे कपड़े पहनकर और दफ्तर के लिए निकल जाती है, क्योंकि उसके पास शिक्षा होता है। लेकिन बड़ी बहू के पास शिक्षा नहीं होता है, वो दिन भर घर में बैठी रहती है और 12 घंटे में लगभग 20 बार सासू माँ को चाय पिलाती है। तो सासू माँ का क्या रिएक्शन होता है कि हमारी बड़ी बहू बहुत सही है और छोटी बहू बहुत गलत है। ऐसी कहानियां हमारे समाज को जब दिखाई जाती हैं, हमारी माताएं बहनों को क्या लगता है कि हमको बड़ी बहू जैसा बनना चाहिए, छोटी बहू जैसा नहीं बनना चाहिए, हमें बड़ी बहू बनने जैसा बनना चाहिए। अर्थात धार्मिक अंधविश्वास में फंसना चाहिए, सासू माँ का केवल सेवा करना चाहिए, खुद का स्वाभिमान क्या है उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। और छोटी बहू को चरित्रहीन वहां पे बताया जाता है कार्यक्रम में। ऐसा हमारे लोग देखकर अपने घर में उतारते हैं, क्योंकि जो भी सोशल मीडिया, जो भी आज का टेलीविजन दिखाता है, लोग वैसा बनना चाहते हैं। इसलिए ऐसे चीजों का भी बहिष्कार करना पड़ेगा। बड़ी छोटी बातें हैं लेकिन समाज पर बड़ा गहरा प्रभाव डालेगा। साथियों, हमारे बच्चों को मोटू पतलू जैसे कार्यक्रमों को दिखाया जाता है, दिन भर लगे पड़े रहते हैं फोन में, और उसमें क्या दिखाया जाता है, एक व्यक्ति होता है समोसे के पीछे भागता है, जब तक समोसा नहीं खाता उसको कोई काम नहीं सूझता है, वो कुछ नहीं कर पाता है। अर्थात हमारे बच्चे का मेंटेलिटी उस पर जाए, ऐसे कार्यक्रमों को जाए, ये हमारे बच्चों को काउंटर करने के लिए ऐसा कार्यक्रम लगाया जाता है कि हमारा बच्चा उसको देखे और कहे यदि मैं भी समोसा खाऊंगा, को छत से कूद जाऊंगा तो मेरा भी काम हो जाएगा। इसलिए ऐसा कार्यक्रमों को दिखाया जाता है। साथियों, इससे भी अपने बच्चों को सावधान रखना। साथियों, आज के समय में, और बाबा साहब भी कहते थे कि यदि किसी समाज का उत्थान देखना हो, यदि किसी समाज का विकास देखना हो, तो उस समाज की महिलाओं की स्थिति का आकलन कर लो, आपको पता लग जाएगा महिला वो समाज कितनी उन्नति पर है। और हमारे समाज की महिलाओं की स्थिति तो आज ऐसी है कि पूछो ही ना। धार्मिक आडंबरों में उनको बचाया जाता है और हमारे महिलाओं को आज अपनी प्रेजेंटेशन शून्य लगती है। वो खुद हैं इस चीज का भी सबूत नहीं दे पाती है। कैसे? मान लीजिए गांव में किसी के घर पे नई शादी हो, कोई महिला घर में हो और कोई उनके घर पे ना हो, कोई व्यक्ति आता है और बाहर से नाम लेकर पुकारता है, अरे फलाने हो घर पे का? तो महिला दरवाजे के कोने से कहती है, नहीं भैया घर पे क्यों नहीं भैया घर पे कोई नहीं है। इसका अर्थ क्या हुआ कि महिला खुद को भी प्रेजेंट नहीं कर पा रही है कि नहीं घर पे हम हैं। ये स्थिति हमारे देश की महिलाओं की है। महिला सशक्तिकरण बिल्कुल इस देश से खत्म किया जा रहा है। और आज यह देश आजाद नहीं, क्योंकि आजाद देश वो देश होता है जिसके देश की बहन बेटियां 12 बजे रात को घर से बाहर निकल जाए और सुरक्षित यदि घर पे आ जाती हैं तो उसको आजादी कहते हैं। साथियों, ये झूठी आजादी हमें नहीं चाहिए। इसके लिए हमें निरंतर संघर्ष करना पड़ेगा। और संघर्ष मैं अकेला अरुण इंडियन नहीं कर सकता, धर्मजीत कौशल नहीं कर सकता, या जितने भी यहाँ पे क्रांतिकारी साथी हमारे बैठे हुए हैं, पूजनीय चाचा जी हमारे बैठे हुए हैं, नागेश्वर नाथ जी, आदरणीय आर्यल गौतम सर हमारे बैठे हुए हैं, ये अकेले लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। यह लड़ाई सबको लड़नी पड़ेगी, क्योंकि यदि समस्या विद्यार्थी का है तो समाधान विद्यार्थी को करना पड़ेगा। यदि समस्या महिलाओं का है तो समाधान महिलाओं को करना पड़ेगा। यदि समस्या मजदूर का है तो समाधान मजदूरों को करना पड़ेगा। अर्थात जिसकी समस्या है उसको समाधान करना पड़ेगा। और समाधान कैसे होगा साथियों? इसी तरीके से हम एक दूसरे को कम्युनिकेट करेंगे, एक दूसरे को विचार धारा में लेकर आएंगे, क्योंकि विचारधारा ही एक ऐसी शक्ति होती है जिसका मारा हुआ व्यक्ति का कई वंश तक बदलाव नहीं हो पाता। इसलिए विचारधारा को साथियों मजबूत करना होगा। समय बहुत कम है, मैं बहुत ज्यादा बातें आप लोगों के बीच में नहीं रख पाऊंगा। अंत में 2 बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि जब संविधान निर्माण हो गया, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान निर्माण करना शुरू किया,
उस संविधान निर्माण के पहले अपने बहुजन समाज में 663 विद्यार्थी सिर्फ थे, लेकिन संविधान निर्माण होने के बाद करोड़ों विद्यार्थी हुए। आप ही तो विद्यार्थी ही नहीं, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, नेता, अभिनेता, प्रोफेसर इत्यादि समाज में हुए। लेकिन समस्या जितनी पहले थी उसकी आज दुगुनी समस्या हमारे समाज में हो चुकी है। उसकी दोगुनी समस्या हमारे समाज में साथियों आज हो चुकी है। इसका कारण भी बाबा साहब पहले ही बता दिए थे, जिसको पूना पैक्ट कहते थे। पूना पैक्ट होने के बाद बाबा साहब कहते हैं इस समाज में जैसे जैसे शिक्षा व्यवस्था बढ़ेगी, इस समाज में वैसे वैसे लालच बढ़ता जाएगा, वैसे जैसे जैसे समाज में सुख सुविधाएं बढ़ेंगी, इस समाज में वैसे वैसे दलाली बढ़ती जाएगी। और आज वो चरम सीमा पर है अपने समाज में। कैसे है साथियों? आज जिन महापुरुषों के बदौलत 108 साल के संघर्षों के बदौलत हमें संविधान के रूप में अधिकार मिला, हम डॉक्टर, इंजीनियर हुए और गांव से निकलकर शहरों में चले गए। शहरों में जाने के बाद क्या होता है कि जो व्यक्ति गांव से निकलकर, हमारे आपका भाई, हमारे आपका बीच, जो व्यक्ति गांव से निकलकर सफलता पाकर शहरों में चला जाता है, और वही व्यक्ति जब संविधान के बदौलत नौकरी चाकरी में आ जाता है तो शहर में महल बनवा लेता है और वहां पे गेट के सामने लिखवा के रखता है जीपी सिंह। यानी कि अपने नाम को भी बदलने की आज लोग कोशिश अपने समाज में कर रहे हैं। जो घुरई प्रसाद तो जीपी सिंह हो जाता है और हमारा व्यक्ति जब गांव का परेशान होता है, शहर जाता है, ढूंढता है, घुरई प्रसाद के भैया खड़ा कर, पूरा दिन बीत जाता है लेकिन घुरई प्रसाद नहीं मिलते हैं क्योंकि वहां पे जीपी सिंह हो जाते हैं। ये सबसे बड़ी समस्या हमारे समाज में है। इसलिए विद्यार्थियों को इस चीज को चेतना होगा कि ऐसी स्थिति आने वाले समय में हमें और आपको बदलना होगा, क्योंकि हमें आप इस समाज के भविष्य हैं, हमें आप इस समाज की रीढ़ हैं। साथियों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कहा करते थे विद्यार्थी बहुजन समाज का मिसाइल है लेकिन मिसगाइड है। आज हमारा विद्यार्थी मिसगाइड है। इसके पास शारीरिक शक्ति बहुत है, फिजिकल एनर्जी बहुत है, इसके पास बौद्धिक शक्ति भी बहुत है, लेकिन इसकी दिशा गलत है। हमारा विद्यार्थी, पढ़ा लिखा विद्यार्थी हमारे दुश्मनों का काम करता है, हमारे दुश्मनों के खेमे में जाकर उनकी कुर्सियां चारपाई उठाने बैठाने का काम करता है, केवल एक सेल्फी हो जाए नेताजी के साथ। इसलिए भी हमारा समाज पीछे है। इसलिए विद्यार्थियों को चेतना होगा इस सारी स्थितियों को बदलने के लिए, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे कि जो समाज को गुलाम बनाना है, उस समाज की शिक्षा व्यवस्था को गुलाम बना दिया जाए, उस समाज की शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया जाए, वह समाज अपने आप गुलाम हो जाएगा। और आज शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त करने में दुश्मन कोई भी कसर नहीं छोड़ रहा है, चाहे वह 2000 का शिक्षा कानून हो, नई शिक्षा पॉलिसी हो, चाहे 2019 की नई शिक्षा नीति हो, दुश्मन कहीं भी नहीं छोड़ रहा है। और हमारे लोगों को लगता है कि ठीक है, इसी तरीके से चलता रहेगा, इनका भी काम होता रहेगा, मेरा भी चलता रहेगा, कौन सा किसका हो समस्या आ रही है। लेकिन साथियों, अगर समस्या लखनऊ में हमारे समाज के साथ है, अगर हम यहाँ पे हाथ धरे बैठे हुए हैं, तो दिन दूर नहीं जब यहाँ पे समस्या हो जाएगी और लखनऊ वाले हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे। हमारे समाज में अन्याय अत्याचार होता है, लगातार हो रहा है। गिनाने लगूंगा तो गिनती ही चलती रहेगी कितना अत्याचार होता है। लेकिन हमारा समाज सोचता है अरे अन्याय अत्याचार हुआ तो कोरी के साथ हुआ है, पासी क्यों जाए, अरे वो तो पासी के साथ हुआ है, कोरी क्यों जाए, अरे वो तो चमार के साथ हुआ है, फलाना क्यों जाए, ढिमका क्यों जाए। हम लोग इस प्रकार से जातियों में पिटे रहते हैं और दुश्मन इसी का फायदा उठा के लगातार अन्याय अत्याचार करता रहता है। साथियों, इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें अपने वोट के अधिकार को समझना होगा और इस लड़ाई को लगातार सड़क स्तर तक, जिला स्तर तक, प्रदेश स्तर तक आप लोगों को लड़ना होगा। आप लोगों के बच्चों के भविष्य के लिए लड़ना होगा, क्योंकि अगर बच्चों को जन्म हमने दिया है तो उनके भविष्य की सुरक्षा की गारंटी भी हमें देना पड़ेगा। नहीं तो होगा क्या, आज हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर पे प्रतिमा लगा के इनको पूछ क्यों रहे हैं, ये हमारे खानदान के हैं? नहीं है। इनसे क्या संबंध है? विचारधारा का संबंध, खून के संबंध से भी बड़ा विचारधारा का
साथियों संबंध होता है, इसलिए इनको पूज रहे हैं। लेकिन जब आने वाले समय में हम आप हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे और दुश्मन हमको गुलाम बनाएगा, दुश्मन हमारा हक अधिकार छीन लेगा, हमारे बच्चों को गुलाम बनाएगा, बेड़िया पहनाएगा, तो क्या करेंगे? तब तक हम आप तो नहीं रहेंगे देखने के लिए। तो उस समय हमारा जो आज नन्हा मुन्ना बच्चा है उनका गुलाम बना रहेगा, उनके घर चाकरी करेगा, गोबर उठाएगा, तो हमारे बच्चे क्या सोचेंगे कि हमारे जो माता पिता थे, इनके जो पूर्वज थे, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संघर्ष करके इनको संविधान दिए, लेकिन ये नालायक हमारे माँ बाप उस संविधान को ना बचा सके, और जिसकी वजह से आज हम गुलाम हैं। तो हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर रहे हैं, लेकिन हमारे बच्चे आपकी हमारी प्रतिमाओं को रखेंगे, शराब पिएंगे, गुटखा खाएंगे, हमारी आपकी प्रतिमाओं पर थूकेंगे, 4 जूता भी मारेंगे। इसलिए साथियों, जिसको जूता नहीं खाना हो अपने आने वाले कल से, वो आज ही चेत ले, इस लड़ाई को लगातार आगे बढ़ाने का काम करेगा। साथियों, अंत में मैं 2 लाइन कहना चाहूंगा। जो आज धर्म के नाम पे हमारे सबसे बड़े अधिकार, वोट के अधिकार को निष्क्रिय किया जा रहा है, उसका सही अर्थ नहीं निकल रहा है। ऐसे लोगों से हमें सतर्क रहना हो, क्योंकि धर्म एक नशा होता है। आप देखोगे ना, जब कोई लोग धार्मिक जागरण में बैठते हैं तो उनको कहना नहीं पड़ता है, दोनों हाथ ऐसे करते झूमते रहेंगे पूरी तरीके जैसे शराब पिए। तो धर्म नशा होता है साथियों, और नशा नाश होता है। इसलिए हमें खुद को पूर्वानुमान, तार्किक, बौद्धिक क्षमता को बढ़ाकर अपने भविष्य का निर्माण करना चाहिए, और ऐसे धार्मिक ठेकेदारों से बचना चाहिए जो हमारे वोट का गलत मतलब निकाल के हमारे ही विरुद्ध लड़ाई लड़ते हैं। उनके लिए कुछ पंक्ति है, कहीं से मुझे मिला, बड़ा अच्छा लगा, सोचा आप लोगों से शेयर करूं कि ये जो फूल होते हैं, ये जो फूल होते हैं, अब ये भी हिंदू और मुसलमान हो गए। ये जो फूल होते हैं ये भी हिंदू और मुसलमान हो गए। गेंदे का फूल मंदिर पे जाएगा, लिली का फूल मजार पे जाएगा। ये दोनों एक्सचेंज नहीं हो सकते। अगर एक्सचेंज हो गए तो कत्लेआम हो जाएगा। इस तरीके से देश बर्बाद हो रहा है। तो उसके आगे क्या है कि नफरतों का असर इस कदर देखो, नफरतों का असर इस कदर देखो, जानवरों में भी बंटवारा हो गया। गाय हिंदू हो गई और बकरा मुसलमान हो गया। ये पेड़, ये पत्ते, ये शाखाएं सब परेशान हो जाएं। ये पेड़, ये पत्ते, ये शाखाएं सब परेशान हो जाएं अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाएं। साथियों, सूखे मेवे भी ये सोचकर हैरान हो गए, ना जाने कब नारियल हिंदू और खजूर मुसलमान हो गए। जिस तरीके से धर्म और रंग के नाम पर हम आपस में लोगों को बांटते जा रहे हैं कि हरा रंग मुसलमान का है, लाल हिंदू का है, तो वो दिन दूर नहीं जब सारी हरी सब्जियां मुसलमान के हिस्से में जाएंगे और हिंदुओं के हिस्से में बस टमाटर और गाजर ही आएंगे। अंत में क्या है कि अब ये नहीं समझ में आता कि ये तरबूज किसके हिस्से में जाएगा। अब ये नहीं समझ में आता कि तरबूज किसके हिस्से में जाएगा। बेचारा, ये तो बाहर से मुसलमान और अंदर से हिंदू ही रह जाएगा। साथियों, ये पंक्ति जो थी बड़ी हास्यप्रद पंक्ति थी, लेकिन इसमें बड़ा गहरा रंजिश छिपा हुआ है, साजिश छिपा हुआ है। इससे हमें आपको सतर्क रहने की जरूरत है और आप लोग ऐसा करेंगे। मैं अपनी बातों को और ज्यादा न ले जाते हुए यहीं पे अपनी बातों को समाप्त करना चाहूंगा। साथियों, अंत में 3 बातें कहूंगा। इस मंच के माध्यम से जो कुछ बताया जा रहा है ये मनोरंजन का विषय नहीं है। जो इतिहास बताया जा रहा है ये मनोरंजन का विषय नहीं है, बल्कि इतिहास सबक लेने का विषय है। अगर हम इतिहास से सबक नहीं लेते हैं तो इतिहास हमें सबक सिखा देता है। क्यों? क्योंकि बाबा साहब समझाते थे, हम नहीं समझे, आज झेल रहे हैं। साथियों, अगर मैं नहीं समझा रहा हूं या हम नहीं समझा रहे हैं और हम नहीं समझ रहे हैं तो यह समस्या अपने समाज के लिए है। और यदि कोई समझा रहा है, हम नहीं समझ रहे हैं, तो इसका अर्थ क्या होता है
कि या तो बुद्धिजीवियों के बात से हम एक होंगे या फिर दुश्मनों के लात से हम एक होंगे, और दुश्मन लात मारने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है साथियों। इसलिए हो सके तो मेरी बात से एक हो जाओ, दुश्मन को बीच में ना आने दो, हम सब एक होकर उसका सामना करें। अंत में मैं चाहूंगा जो बातें बताई जा रही हैं, इसका एक ही कार्य आप लोगों को करना है, प्रचार प्रसार। निरंतर प्रचार प्रसार ही हमारी मुक्ति का कारण बनेगा। यदि हम प्रचार प्रसार नहीं करेंगे तो हमारी विचारधाराएं सड़ जाएंगी। जैसा साहब बताते थे कि ये विचारधाराओं को भी मारा जा सकता है, जैसे पानी इकट्ठा रहता है ज्यादा दिन तक सड़ जाता है, वैसे विचारधारा अगर नहीं समाज में फैलती है तो सड़ जाएंगे। इसलिए जो विचारधारा बताई जा रही है उसका प्रचार प्रसार करने की आप लोगों को जिम्मेदारी है, और आप लोग ऐसा करेंगे, मैं ऐसा आशा और विश्वास करता हूं इस मंच के माध्यम से। साथियों, आप लोगों ने बड़े ही सहज भाव से, गंभीरता से मेरी बातों को सुना। मैं उम्मीद करता हूं गंभीरता से इस पे आप लोग फिजिकल रूप से भी काम करेंगे समाज में। इसी और आशा विश्वास के साथ मैं अपनी शब्दों को यहीं पर विराम देता हूं। एक बार पुनः आप लोगों का आभार, धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय मूल्यासु। एक बार जोरदार ताली भैया जी के लिए।